संसद का बजट सत्र आज शुरू। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। G20 प्रतिनिधियों के लिए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य विषय पर आयोजित किया गया लेजर साउंड एंड लाइट शो। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अभियान का आज अंतिम दिन। खरीदी का आंकड़ा 107 लाख मीट्रिक टन से पार पहुंचा। और 18वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का कल कोरबा में हुआ समापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि देश की वर्तमान सरकार समाज के वंचित और अविकसित क्षेत्रों के विकास पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने सभी वर्गों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है। माननीय सदस्यगण, हमारे देश में ऐसे अनेक वर्ग तथा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देकर ही समग्र विकास की परिकल्पना की पूरा की जा सकती है। आप मेरी सरकार ऐसे हर वंचित वर्ग और वंचित क्षेत्रों को वरीयता देते हुए काम कर रही है। मेरे सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा था। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। कोई भी काम और कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता, बल्कि विकास में सभी की अपनी भूमिका है। इसी भाव के साथ वंचित वर्गों और अविकसित क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है। रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर बड़ी संख्या में हमारे छोटे व्यवसायी अपना व्यापार, कारोबार और दुकानदारी करते हैं। मेरी सरकार ने विकास में इन साथियों की भूमिका को भी सराहा है। इसलिए पहली बार इनको फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ा और पीएम स्वनिधि के माध्यम से सस्ते और बिना गारंटी के ऋण की व्यवस्था की। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वामपंथी हिंसा अब देश के कुछ जिलों तक सीमित रह गई है। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया में अलग पहचान मिली है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। उन्होंने कहा कि आज हर भारतीय का विश्वास शीर्ष पर है और भारत दुनिया की समस्याओं का समाधान बना है। सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है और यह सरकार देश में प्रगति के साथ प्रकृति का संरक्षण भी सुनिश्चित कर रही है। वहीं संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की निगाहें भारत के बजट पर है। उन्होंने कहा कि सरकार का एकमात्र ध्येय भारत प्रथम, नागरिक प्रथम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश का बजट आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास है। राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी पहला उद्बोधन है। सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो, ये हम सबका दायित्व है। मुझे विश्वास है हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। हमारे देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं। वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज के वैश्विक परिस्थिति में
भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट कल पेश किया जाएगा। यह सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। इसमें 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा। 14 फरवरी से 12 मार्च तक सदन की कार्रवाई नहीं होगी और इस दौरान विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियां अनुदान मांगों की समीक्षा करेंगी और अपने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। चंडीगढ़ की सुखना लेक में G20 प्रतिनिधियों के लिए कल रात G20 थीम वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य पर एक लेजर साउंड एंड लाइट शो का आयोजन किया गया। इस मौके पर विदेशी प्रतिनिधियों को बाजरा आधारित उपहार दिया गया, जिसमें बाजरा से बनी विशेष मठरी कुकीज शामिल थे। प्रतिनिधियों को परोसे जाने वाले लंच और डिनर में बाजरा आधारित व्यंजन शामिल किए गए। समारोह में कई सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की इस पहली बैठक के लिए G20 के प्रतिनिधियों के साथ साथ अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 50 देशों के 93 प्रतिनिधि उपस्थित हो रहे हैं। यह बैठक आज शाम समाप्त होगी। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अभियान का आज अंतिम दिन है। खरीदी का आंकड़ा अब तक 107 लाख मीट्रिक टन से पार हो गया है, जबकि सरकार ने इस वर्ष प्रदेश के पंजीकृत किसानों से लगभग 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। राज्य के 23,39,000 किसानों ने धान बेचा है। धान खरीदी के भुगतान के लिए मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक को 22,000 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया है। वहीं लगभग 96 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध मिलर्स द्वारा 89 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव किया जा चुका है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कल 6,900 से अधिक किसानों से 23,000 टन से ज्यादा धान की खरीदी की गई है। ऑनलाइन प्राप्त टोकन के जरिए किसानों से 2,000 टन धान की खरीदी हुई है। मुंगेली जिले में भी लोरमी एसडीएम और मंडी की टीम ने पारदर्शी तरीके से धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए छापामार कार्रवाई की। इस दौरान डोंगरिया गांव में औचक निरीक्षण के दौरान एक व्यक्ति के घर पर अवैध रूप से रखा गया 850 क्विंटल धान के साथ परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे 2 वाहनों को भी जब्त किया गया। लोरमी की एसडीएम पार्वती पटेल ने बताया कि अवैध रूप से धान बेचने की कोशिश करने वाले के खिलाफ मंडी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह औचक निरीक्षण के दौरान 2 पिकअप वाहन को जब्त किया गया था, जिसमें लगभग 90 कट्टी धान था। और उसके बाद डोंगरिया के नरेश जायसवाल के यहाँ छापेमारी की कार्यवाही की गई। इसमें 2126 कट्टी अर्थात लगभग 850 क्विंटल धान जब्त किया गया है, जिसका अवैध भंडारण उन्होंने कर रखा था। वह फुटकर व्यापारी हैं और उनकी धान रखने की क्षमता 10 क्विंटल है अधिकतम। उल्लेखनीय है कि इस साल राज्य में 24,98,000 किसानों का धान खरीदी के लिए पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2,32,000 नए किसान शामिल हैं। किसानों को धान विक्रय में सहूलियत हो, इस लिहाज से इस वर्ष राज्य में 135 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए गए, जिससे राज्य में धान खरीदी के लिए 2,617 उपार्जन केंद्र हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में अवैध निर्माण के नियमितीकरण के प्रकरणों के निराकरण में विलंब पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कलेक्टरों को प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए यह नियम लाया गया।
और राज्य सरकार ने लोगों को अवैध निर्माण के नियमितीकरण कराने का मौका दिया है। इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने और कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर प्रेस क्लब के कार्यक्रम पहुना में भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक संजय द्विवेदी पहुना के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर प्रेस क्लब अध्यक्ष वीरेंद्र गहवई ने श्री द्विवेदी का अभिवादन किया। श्री द्विवेदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ के पत्रकार आज देश भर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया आने के बाद से पत्रकारिता का बहुत विस्तार हुआ है और मीडिया के बहुत अलग अलग फोरम हो गए हैं। पत्रकारिता का बड़ा सुंदर समय चल रहा है और इंडियन मीडिया ने जिस तरह से ग्रोथ की है, जिस तरह से प्रगति की है और जिस तरह से पत्रकार तमाम जन मुद्दों को सामने लेकर के आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और खासकर छत्तीसगढ़ में तो पत्रकारिता की बड़ी उजली पारी रही है। अभी गत वर्ष हमने अपने यशस्वी पत्रकार श्री माधवराव सप्रे का 150वां जयंती वर्ष भी मनाया और बड़ी उजली पत्रकारिता का उत्तराधिकार छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को हासिल है। और यहाँ से जिस तरह के पत्रकार निकले, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के, जैसे बिलासपुर के चाहे श्रीकांत वर्मा जी रहे हों या दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर जी, ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के उन्होंने सबने नाम उजागर किया है। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की पत्रकारिता हुई है, होती रही है और आज भी हो रही है, उसको बिल्कुल मैं बहुत सम्मान से उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की पत्रकारिता ही किसी भी राज्य के लिए, किसी राष्ट्र के लिए एक मंगलकारी भविष्य लेकर के आती है। कार्यक्रम में बिलासपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। 18वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का कल कोरबा में समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। कोरबा के सीएसीबी जूनियर क्लब में आयोजित इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जूनियर, सब जूनियर और सीनियर ग्रुप में प्रदेश के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों को बेहतर मंच प्रदान किया जा रहा है, जिसकी मदद से वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। इसमें काफ़ी 500 से ऊपर बच्चों ने भाग लिया और ये बच्चे जो अपना हुनर दिखाए हैं, जो जिनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और नेशनल स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा, कोरबा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कोरबा हमारा औद्योगिक जिला है और शुरू से ही चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन, अनेक खेल यहाँ खेले जाते हैं और बहुत से आयोजन यहाँ स्टेट लेवल के शुरू से ही होते रहे हैं। ताइक्वांडो का भी आज हुआ प्रदेश स्तर का, ये बहुत ही अच्छी बात है और यहाँ से बच्चे इन खेल के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। वहीं ताइक्वांडो संघ के सचिव मनोज ने बताया कि इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले सीनियर वर्ग के खिलाड़ी 7 फरवरी को पौंडीचेरी में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। पार्टिसिपेट किया था, इसमें लगभग 550 बच्चे आए थे। 550 बच्चे, उसमें के सब जूनियर कैटेगरी में 150 बच्चे, जूनियर कैटेगरी में 100 बच्चे, कैडेट कैटेगरी में 100 बच्चे और सीनियर कैटेगरी में 50 बच्चे। इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जो बच्चे सीनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं वो आगे 7 तारीख को जाएंगे पौंडीचेरी के लिए और जो बच्चे जूनियर कैटेगरी में जीते हैं वो 1 तारीख को जाएंगे विशाखापट्टनम के लिए और जो बच्चे कैडेट कैटेगरी में जीते हैं वो 26 तारीख को जाएंगे हैदराबाद के लिए। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता स्नेहा साहू ने कहा कि वे लगातार अभ्यास कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर भी जीत हासिल करें। हम प्रैक्टिस करते हैं और हमारे तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने राज्य को नेशनल लेवल पर मेडल दें और आगे एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर सकें। कोरबा में आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब कोरबा के खिलाड़ियों ने ही जीता। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।